भीमराव अम्बेडकर जी के अंदर जो भाव थे, जो मन था, जो दुख था, जो पीड़ा थी, और उस पीड़ा को लेकर उन्होंने पूरे देश में लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी प्राप्त करी, और सफलता प्राप्त करके समाज को दिया है। इसलिए समाज आज 130 साल हो गए तो भी आज उनको याद कर रहा है। मगर हमारे अंदर कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है, कौन सा भाव है, ये अपने आप में सोचे विचार करें तो वास्तव में हम समाज को कुछ दें, समाज से लेकर समाज को कुछ दें, इस देश से लेकर देश को कुछ दें, अपने आप को पहचाने कि हम समाज में क्यों, हमारा जन्म क्यों और हम किस लिए। अगर ये व्यक्ति समझ गया तो आज जिस प्रकार से डॉक्टर साहब को और शाह साहब ने जिन 5 विभूतियों का स्मरण कराया, उन लोगों ने समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ न कुछ किया है, इसलिए उनका स्मरण हो रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा, विकलांग। अभी उस शब्द का परिवर्तन कर दिया है, क्या हो गया? दिव्यांग। मैंने जैसे ही शब्द विकलांग बोला है तो आपकी दृष्टि किसी विकलांग व्यक्ति के ऊपर गई होगी। तो विकलांगता कहाँ कहाँ रहती है मालूम है आपको? हम सब ये मंच पे बैठे और आप भी कहीं ना कहीं विकलांगता है। शरीर के अंग को विकलांग नहीं कहा जा सकता, मन मस्तिष्क को भी विकलांग कहा जा सकता है। अगर हमारी कुदृष्टि है वो भी विकलांग है, हमारा मन अगर बिगड़ा हुआ है वो भी विकलांग है, हमारे घर में एक रूपता नहीं है, कोई गुस्सा करता है वो भी एक विकलांगता है। पूर्ण विकास नहीं कर सकते हम उसके कारण। घर में कोई ना कोई किसी न प्रकार का कोई किसी मन का व्यक्ति रहता है। कोई कहते हैं ना ये लड़ाकू बहुत है, ये उद्दंडी बहुत है, ये खुरापाती बहुत है, ये एक दूसरे की चुगली करता है, ये सब विकलांगता है कि नहीं है? इसके कारण हम विकास नहीं कर पाते अपने आप में, या परिवार का विकास नहीं कर पाते। तो समाज में भी बहुत सारी विकलांगता है। समाज में जो रीति रिवाज है, परंपराएं, उसमें भी बहुत सारी विकलांगताएं हैं। इसलिए हम उस विकलांगता को, उस खोट को हम निकालना चाहते हैं, उस मानसिकता को हम हटाना चाहते हैं, उस विचार को हम भगाना चाहते हैं, उस सोच को हम भगाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, ऐसी सामाजिक संस्थाएं, ऐसे संस्थाएं जो हमें एक उच्च मानसिकता पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं कार्यक्रम देते हैं। उद्देश्य है, बेसिकली मुख्यतः उद्देश्य यह है कि कैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, युवा पीढ़ी है और युवा देश का भविष्य होते हैं। तो आज का अगर युवा वर्ग और आप सभी मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अगर हम लोग ये निर्धारित कर लें, क्योंकि हम हमारे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, हम हमारी सालगिरह मनाते हैं, हम हमारे घर के परिवार के कोई किसी व्यक्ति का सालगिरह मनाते हैं, तो उसमें एक ऐसा निर्णय भी ले लेना। अगर इतने हम यहाँ पर कम से कम 150 लोग बैठे हैं और अगर एक पेड़ लगाने का भी हर साल निर्णय ले लें तो सोचिए आप लोग 150 तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये इनिशिएटिव मैंने शुरू कर दिया है। मैं जब भी मेरे बच्चे का जन्मदिन हो या मेरे घर में किसी का भी जन्मदिन हो या किसी अच्छे काम की शुरुआत हो, हम एक प्लांट, एक क्या मैं तो 5 से 6 प्लांट लगाती हूँ। तो ऐसे कई प्लांटेशन अगर हम लोग करने लगते हैं, क्योंकि हम ही वो
युवा पीढ़ी है और हम ही लोग हैं जो, अगर हम, जैसे भाई साहब ने बोला था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कैसे होगा, न जल होगा न वायु होगी, तो आने वाली पीढ़ी संरक्षित ही नहीं होगी। तो हम किसके लिए कमा रहे हैं? जल और वायु के लिए कमाना है तो कैसे कमाएंगे, उसके तरीके निकालने होंगे। इसी तारतम्य में सीएम साहब ने जो प्रोग्राम जल गंगा संवर्धन अभियान जो शुरू किया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आदरणीय सीईओ साहब बहुत अच्छा उसमें कार्य कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 डिपार्टमेंट को इसमें चयनित किया गया है और सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन में बात करूँ तो बच्चों के पानी की टंकियों की सफाई में डेली मॉनिटरिंग करती हूँ कि पानी की उनकी सफाई हो रही कि नहीं, उनकी पेयजल की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे सप्लाई हो रहा है। जैसे अगर हम ये बात करें कितने हैंड पंप हैं, तो टोटल मेघनगर में 3007 हैंड पंप हैं। हैंड पंप के पास में रिचार्ज स्पीड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कितने हैंड पंप बंद आ रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर मैं इसकी समीक्षा करती हूँ। सीईओ साहब, पीएचई, सभी से हम लोग लगातार सब लोग कनेक्ट हैं कि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, पेयजल की वजह से किसी को समस्या ना हो। अब उस पेयजल की जो, क्योंकि हमारा झाबुआ जल अभाव ग्रसित घोषित किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की स्थिति है। अगर जल अभाव घोषित किया है तो हम क्या कर सकते ताकि अगले साल या आने वाले सालों में हमारा क्षेत्र फिर से जल अभाव से हटकर जल प्राप्ति की ओर वापस अग्रसर हो जाए। तो इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। आप सभी को इसमें यह भागीदारी करनी होगी कि ऐसे पुराने तालाब जितने पड़े हुए हैं, जैसे मैडम आपने हमारी जो कार्य योजना पर चर्चा हुई, वृक्षारोपण इसमें महत्वपूर्ण है। पुरानी ऐसी जल संरचनाएं हैं जो बंद पड़ी हुई है, जिसको चालू कर सकते हैं। आप आपके वरिष्ठ को बताइए, वरिष्ठ मुझ तक बहुत भिजवाएंगे। सीईओ साहब, पीएचई, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से हम उसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। नलकूप को हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। हैंडपंप उत्खनन करके हैंडपंप पे राइजर पाइप बढ़ा करके उसका जल को, जो जल प्राप्ति की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो कई तरीके हैं, तो हमको उस दिशा में प्रयास करना होगा और 3 महीने अच्छे से कार्य करना होगा ताकि जो जल आने वाला वर्षा का समय हो उसमें जल को संग्रहित किया जा सके। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग जल के संरक्षण को, महत्व को समझें और ग्राउंड लेवल पर आप लोग मोबिलाइजर का भी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग डिग्री भी ले रहे हैं और आप अपने साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो जल को संरक्षित करने के लिए जो वास्तव में प्रयास हो सकते हैं, सिर्फ जैसे कह रहे थे ना कि दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसको पूरे तन्मयता के साथ करें ताकि उसका रिजल्ट है, क्योंकि हम, हमारे अंदर ईश्वर का निवास होता है, कम से कम हम उनसे ये बात कर पाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ी और देश का जो भविष्य है वो संरक्षित हो सके।